हेलो दोस्तों, आज हम महाभोज उपन्यास जो मनु भंडारी द्वारा रचित है, उसका एक लंबा वीडियो बनाएंगे ताकि यह जो उपन्यास है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। नहीं तो इस तरह बहुत ज़्यादा समय लगता है। यह हमारा तीसरा वीडियो है। पहले 2 वीडियो इसी चैनल पे अपलोड किए गए हैं, कृपया करके उसे जाकर आप देख लें। आगे की कहानी शुरू करते हैं। लखन को हर बात में शंका लिपटी जिज्ञासा कायम है। बद बदस्तूर पर उस ओर से एकदम लापरवाह हो। दा साहब सहज ढंग से ही बात कर रहे हैं। मैं ही रोक मैं ही रोके हुए था अब तक। माना थोड़ी बहुत ज्यादतियां की उसने, पर क्या करता, मजबूर था बेचारा। ऊपर से हुक्म आता उसे बजाना पड़ता। गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है। वैसे आदमी तो अच्छा ही था। आग आगाजनी आगाजनी वाले मामले में वाक्य पूरा नहीं करने दिए। दा साहब ने बीच में ही बोले, क्या करें, हमारे पास भी ऊपर के आदेश आया कि तबादला करो, या ऊपर का चक्कर ही बुरा होता है। तो प्रमोट हो रहे हैं डीआईजी। लखन के मन में एक क्षण को कुछ कौंधा। वह भूल ही गया कि अभी अभी दा साहब से फटकार खा चुका है। उमक कर बोला, तब तो आप बुलाकर इशारा। लखन, एक सर्द सख्त की आवाज निकली और लखन की जीभ जैसे तालू से चिपक गई। एक क्षण रुक कर फिर सहज हो आए। दा साहब, पद के प्रलोभन से इतने अविवेकी मत मत बनो। कर्मचारियों को इस तरह के आदेश देना उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करना है। मुझसे यह सब होना नहीं भाई। मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंपकर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूं। तब कुछ नहीं होने का। लखन का स्वर गहरी हताशा में डूबा हुआ था। ठीक है, फंसे जोरावर। मैंने तो पिछली बार ही कहा था कि इसको बचाना बहुत बड़ी गलती होगी। तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो भाई। जब से एक ही बात जब से एक ही बात पीछे जा रहे हो। भला बताओ, मैं कौन होता हूँ बचाने वाला? वह कानून का मामला था। लोगों ने गवाही नहीं दी, पुलिस प्रमाण नहीं जुटा सकी, तो कैसे कुछ हुआ? आज पहली बार लखन सिंह को लग रहा है कि दा साहब को पूरी तरह जानना मुश्किल है। जितना वह जानता है उस हिसाब से वे इतने निर्लिप्त नहीं रह सकते सारी घटना से, जैसे वे इस समय दिखाई दे रहे हैं। और यदि नहीं है तो उसे कुछ बताते क्यों नहीं? उनके चुनाव के दिनों में कैसे जान झोंक कर काम किया था उसने। आज उसका मौका आया तो गांधी बाबा बनकर बैठ गए। बहुत जल्दी हौसला पस्त हो जाता है तुम्हारा। अच्छी बात नहीं है यह। लखन के भीतर की बेचैनी और घबराहट को भाप कर स्नेहिल नजरों से उसे सहलाया। दा साहब ने क्या जवाब दे लखन सिंह इस बात का? भीतर ही भीतर मन सुलग रहा है उसका गुस्से से। दा साहब की कुर्सी अभी सुरक्षित है, इसलिए आदर्श और उपदेश सूझ रहे हैं। जब इनकी कुर्सी पर बनेगी तब हौसले का हाल पूछेंगे। यदि यह चुनाव हार गए और जो इसी तरह गांधी बाबा बनकर बैठे रहे तो निश्चय ही हार भी जाएंगे। तब देखूंगा। उलट जाएगा सारा मंत्रिमंडल। सुकुल बाबू को कौन नहीं जानता। जब तक इनका पटड़ा नहीं बिठा देंगे, ना खुद एक दिन चैन से रहेंगे ना इन्हें ही रहने देंगे। दा साहब को क्यों नहीं यह खतरा नजर आ रहा? मेरा हारना चाहे अहमियत न रखता हो, शुक्ल बाबू का जीतना जरूर अहमियत रखता है। और इस बार पिछले चुनाव में खोए हुए हरिजनों के सारे वोट बड़े आसानी से ले जाएंगे शुक्ल बाबू, आप खुद सोच लीजिए। पर इस खतरे से भी विचलित नहीं हुए दा साहब। अगर जनता का विश्वास है शुक्ल बाबू पर और वह उन्हें अपना वोट देती है तो सबसे पहले उनका स्वागत करूंगा। मैं शुक्ल बाबू का नहीं, जनता की राय का स्वागत होगा। और जनता तो हमारे लिए। ठीक है तब फिर। लखन सिंह ने अधीरता और आवेश में दा साहब के वाक्य को बीच में ही काटा, पर अपना वाक्य भी अधूरा ही छोड़ दिया। दा साहब एक क्षण लखन का चेहरा देखते रहे, फिर आवाज को स्नेह से सींच कर समझाते हुए बोले, देखो भाई,
मेरे लिए राजनीति धर्मनीति से कम नहीं। इस राह पर मेरे साथ चलना है तो गीता का उपदेश गांठ बांट लो, निष्ठा से अपना कर्तव्य किए जाओ, बस। फल पर दृष्टि ही मत रखो। फिर एक क्षण ठहर कर पूछा, पढ़ते हो गीता या नहीं? पढ़ा करो, चित्त को बड़ी शांति मिलती है। लखन सिंह का मन हुआ कि उठाकर कोई ऐसा वजनी जवाब दे कि पन्ने पन्ने बिखर जाए गीता की। अपने चुनाव के दिनों में कैसी हाय तौबा मचा रखी थी। जीत गए तो अब गीता सूझ रही है, पर जब्त कर गया, ढिलाई भले ही कर ले, आशिष्टता करने की हिम्मत आज भी नहीं है। एकाएक उसने देखा दा साहब की नजरें उसी के चेहरे पर टिकी हुई हैं। भीतर ही भीतर सहम गया वह उस नज़र से। कई बार उसने महसूस किया कि उनके चश्मे के भीतर कोई खास लेंस लगा है। आदमी के भीतर तक का सब कुछ देख समझ लेते हैं। एक लंबी हुंकार के साथ दा साहब ने अपनी नज़र फिर शून्य में गड़ा दी और फिर जैसे वहीं से कोई मुद्दा खींच कर लाए हो। शुक्ल बाबू की मीटिंग 9 तारीख को है, तो ऐसा करो कि 4-5 दिन बाद अपनी भी एक मीटिंग रख लो। बात करेंगे गांव वाले से। वैसे भी एक हादसा हुआ है, जाना तो चाहिए ही। बिशु के माँ बाप को भी तो तसल्ली देनी चाहिए बेचारे। आप जाएंगे जरूर जाइए, बहुत असर होगा आपके जाने का। यो भी चुनाव के बाद एक बार भी जाना नहीं हो सका आपका। एकाएक बहुत उत्साह में आ गया लखन सिंह, लेकिन दूसरे ही क्षण जैसे कुछ याद आ गया हो, ठंडे स्वर में बोला, बस एक ही डर है, सुगुल बाबू के बाद वहाँ जमना मुश्किल होगा। मैं खुद देख कर आया हूँ, बहुत तनाव है गांव में। ये ये भी जब गांव वाले इतने मूर्ख नहीं रहे हैं। या तो बड़ी खुशी की बात है, कितने वर्षों की साधना का परिणाम है, या कि हमारे गांव वाले चेते। यही तो सपना था बापू का। और आंखें मूंद कर दा साहब बापू के सपनों की दुनिया में डूब गए। खिसियाया हुआ सा लखन टुकुर टुकुर मुंह ताकता रहा दा साहब का कि कब दा साहब की समाधि टूटे और कब आगे के लिए आदेश मिले। जो भी है, निर्भर तो अंत तक उन्हीं पर करना है। आँख खोलकर दा साहब ने घड़ी देखी 9 बज गए। अच्छा तो हमें पांडे को बोल दो, मीटिंग की तैयारी करवाएं। होशियार आदमी है, स्थिति संभालना जानता है। फिर उठते हुए बोले जैसे अचानक याद आ गया हो, और हाँ, जाओ तो जरा मसाल के दफ्तर होते जाना। दत्ता बाबू ही नाम है ना संपादक का? कोई 3-4 महीने पहले इंटरव्यू लेने के लिए समय मांगा था, पर कहाँ था उन दिनों समय। कहना अब समय लेकर मिल ले किसी दिन मुझसे। फिर पास आए और बड़े स्नेह से लखन की पीठ पर हाथ रखकर बोले, लखन, आज का तुम्हारा आवेश देखकर अच्छा नहीं लगा मुझे। मेरे मेरे साथ चलना है तो भाई जुबान पर लगाम और व्यवहार में ठहराव चाहिए, समझे? दा साहब यह बात केवल कहते ही नहीं, अमल में भी लाते हैं। उनके पूरे व्यक्तित्व में उनकी हर बात और हर काम में जबरदस्त ठहराव है, और इस ठहराव की वजह से ही वे शायद कुर्सी पर भी ठहरे हुए हैं। वरना पिछले 10 महीनों में विरोधियों के ने और उनके अपने दल के असंतुष्ट लोगों ने जैसी जैसी तिकड़में की हैं, कभी की काला मुंडी खा गए होते। शहर का दूसरा महत्वपूर्ण कोना सुगुल बाबू का निवास स्थान। 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं सुगुल बाबू इस प्रांत के, बिना किसी बाधा व्यवधान के। एक छत्र राज था उनका। कभी सोचा ही नहीं था कि 10 वर्ष की लंबी अवधि ने जिस राज की नींव एकदम पुख्ता कर दिया था, वह एक झटके से ऐसे उखड़ जाएगा जैसे कोई जड़े ही ना हो उसकी। पर होनी बड़ी बलवान। यो शुक्ल बाबू भी कम बलवान नहीं, सचमुच ऊंची चीज है। प्रांत के लोग दा साहब के पासंग पर रखते हैं शुक्ल बाबू को। वैसे दा साहब की किसी भी बात से कोई समानता नहीं है शुक्ल बाबू की। सांवला रंग, ना ताकत, थोड़ा थुल शरीर। दा साहब की तरह सौम्य संयंत्र भी नहीं, सुरा सुंदरी से किसी तरह का कोई परहेज नहीं, बल्कि कहना चाहिए अनुरागी हैं दोनों के। जग के सकल पदार्थ न पाने वाले कर्म हीनों में अपने को भी समार नहीं करवाना चाहते। मस्त फक्कड़ हैं एकदम, निजी दोस्तों के बीच फूहड़ भाषा का प्रयोग करते धड़ल्ले से। गाली गलौच में भी कोई परहेज नहीं। उनका ख्याल है कि वाक्य में गाली का बंध लगा कि बात में धार आई।
पर बाहर के लोगों के बीच अपने को काफ़ी साध कर चलते हैं। ज्योतिष पर अनंत विश्वास है। शुक्ल बाबू को तरह-तरह के नग जड़ी हुई 4 बड़ी अंगूठियाँ पहन रखी है। गले और बाजू में गंदे ताबीज़ भी बंधे हुए मिल जाएँगे। नीलम तो अभी पिछले महीने ही पहना नीलम तो अभी पिछले महीने ही पहना। पहले भी किसी ने पहनकर आज़माने को कहा था, पर हिम्मत ही नहीं पड़ी। बड़े तेज मिजाज वाले पत्थर के हैं नीलम। माफिक ने आए तो एकदम पटड़ा ही बैठा दे, लेकिन पटड़ा बैठा ना पहनने से तो पहन लिया, और देखो रंग लाया। बीसू की मौत लगता है जैसे थाली में परस कर मौका आ गया है। उसके उसके सामने अपनी हार को जीत में बदलना है उन्हें इस मौके का फायदा उठाकर। मौका तो पहले भी आया था, इससे भी कोई ज़्यादा अच्छा और मौजू, पर उस समय तो अपनी पार्टी का महाभारत सुलटाने में लगे हुए थे। 62 वर्ष की उम्र में क्या कुछ नहीं झेला है शुक्ल बाबू ने राजनीति में। पर इस बार का अनुभव तीव्र है। एक गडरिया के डंडे के नीचे कैसे सारी भेड़ें रिरियाती मिमियाती एक झुंड बनाकर चल रही थी। पर जैसे ही डंडा टूटा, आपस में ही हुए मार काट मची की विश्वास करना मुश्किल हो गया कि ये एक झुंड की है भेड़ें थी। कैसी कैसी मशक्कत झेली है उन्होंने इस बार। कोई ऐसा वैसा होता तो दम तोड़ दे गया होता अभी तक। या तो शुक्ल बाबू ही हैं कि टिके हुए हैं, केवल टिके हुए ही नहीं, सबको ठिकाने लेकर टिके हुए हैं। यह पर मन बेहद क्षुब्ध हो गया है उनका। उन्हें खेद लगने लगा कि राजनीति गुंडागर्दी के निकट चली गई है। जिस देश में देवतुल्य राजनेताओं की परंपरा रही हो, वहाँ राजनीति का ऐसा पतन। कभी कभी मन में एकदम वैराग्य जाग जाता है। पर राजनीति में जहाँ तक अपने को धंसा लिया, वहाँ से निकल भी तो नहीं सकते। निकलने का सीधा अर्थ है हार मान लेना, और जीवन में एक यही तो बात है जिसे वो कभी नहीं मान सकते। पिछले चुनाव में हारकर भी मन से वे उस हार को एक दिन के लिए भी स्वीकार नहीं कर सके। उस हार को जीत में बदलना ही है। जो भी है हो, जैसा भी हो, कृत संकल्प है उसके लिए। आज सारे दिन शुक्ल बाबू अपनी गोटियां ही बिठाते रहे। शाम के भाषण में कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, कितने वोट खोने हैं और कितने पाने हैं। अभी तक हरिजनों के बूते पर ही चुनाव जीतते आए हैं। पिछली बार इन लोगों ने आंख फेरी तो मुंह की खानी पड़ी, पर इस बार कैसा आंख फेरेंगे, और आखिर क्यों फेरेंगे। बिशु सारी जिंदगी इन्हीं लोगों के लिए तो लड़ता रहा था। वे बिशु की मौत का हिसाब ही तो मांगेंगे सरकार से। इस पर भी लोग उनके सुर में सुर नहीं मिलाएंगे, जरूर मिलाएंगे। और हरिजनों का सुर मिल गया तो फिर से सुगम संगीत बजने लगेगा। कम से कम उनकी अपनी जिंदगी में तो। एकाएक उनका मन बिस्सू के प्रति कृतज्ञता से भर गया। बस एक ही डर है अब, जोरावर हुड़दंग न मचवा दे। एकदम उजड़ आदमी है बीहड़, पर पूरे गांव और पंचायत में दबदबा है उसका। सारा गांव थर्राता है उससे। सरपंच भी तो उसका चाचा ही है। बस एक बार किसी तरह बिना किसी गड़बड़ झाले के रंग जमाने को मिल जाए तो लोगों को पूरी तरह अपने साथ बहाकर ले जाएंगे। बहा बहाकर ले जाने का मतलब अब वे खूब अच्छी तरह समझ गए हैं। जैसे और बहाव की ताकत भी। कुछ अरसे पहले जो आया था वह बहाव ही तो था। बहाव नहीं, बवंडर, एक जोरदार बवंडर। कुर्सियों पर बैठे सारे लोग धक्कर नीचे जा गिरे। बड़ी बड़ी हस्तियां तक नहीं टिक पाई। उसके बाद तो जैसे देश में बवंडरों का सिलसिला ही शुरू हो गया। आंध्र में बवंडर, दिल्ली में बवंडर, उड़ीसा में बवंडर। उस बवंडर ने इतिहास बदला तो वे ये बवंडर भूगोल बदलने में लगे गए। और यदि वे बवंडर ले आए तो वह शायद उनकी किस्मत बदल देगा। एक बार जीतकर किसी तरह विधानसभा में पहुंच जाएं तो फिर वहां बवंडर का सिलसिला शुरू करेंगे।
जोड़ तोड़ करने की अपनी क्षमता पर काफी भरोसा है। शुक्ल बाबू को फिर 70 दरार वाली खोखली नींव पर खड़े इस मात्र मंडल पर गिराना यो भी कोई मुश्किल बात नहीं। अपने लोगों को जरा सा साथ दे साथ दें तो बाएं हाथ का खेल है उनके लिए। शुक्ल बाबू के भी भाषण की सूचना से गांव में तनाव भरा सन्नाटा तो टूटा, वरना अजीब मायूसी छाई हुई थी गांव में। जब तक बिशु की लाश गांव में रही, बड़ी खलबली मची रही वहां। भीड़ और बातें, जितना मुंह उतने अनुमान। किसने मारा बिशु को और कैसे मारा? शरीर पर कहीं भी तो चोट या प्रहार का कोई निशान नहीं। रात में अच्छा भला घर में सोया था और सवेरे पुलिया पर लाश मिली। जहाँ लाठी फावड़े या सीधे बंदूक से मरने मारने का रिवाज हो, वहां ऐसी रहस्यमय मृत्यु बेहद सनसनी पैदा कर रही थी सबके मन में। पुलिस वालों की ऐसी चस्ती तो गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखी। शायद पिछली घटना का सबक भूले नहीं थे अभी तक। इधर खबर पहुंची और तुरंत ही थानेदार साहब अपने कांस्टेबलों को लेकर मौके पर हाजिर। जाने कितने लोगों के बयान हुए। लाश सबसे पहले किसने देखी, किस हालत में देखी, बिशु की पूरी जन्मपत्री खुली। कब इसने क्या कहा, क्या किया, उसकी दोस्ती, इसकी दुश्मनी, इसके मिलने जुलने वाले, जिंदगी की पूरी डायरी जो शायद बिशु कभी नहीं लिखता, पुलिस लिख कर ले गई। लेकिन लाश के जाते ही एक अजीब तरह का सन्नाटा छा गया वहां। तनाव भरा सन्नाटा। गांव के पूरब में एक बड़ा सा अखाड़ा है, जुम्मन पहलवान का। उसमें 30-40 पट्टे लाल लंगोटे बांधकर वर्जिश करते रहते हैं। रात दिन करते रहते हैं। दंड दंड पेलना, लाठी भांजना, मुकद्दर घुमाना, कुश्ती लड़ना, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। शाम के समय काम से लौटते हुए लोग कुछ देर खड़े होकर तमाशा जरूर देखते। यह अखाड़ा गांव वालों के मनोरंजन का केंद्र भी है और आतंक का स्रोत भी। इस अखाड़े की आबादी जब अपने तेल पिलाई हुई लाठियां लेकर गांव के गली बाजारों में उतर आती हैं, तो सारे गांव वाले को सांप संग जाता है और उसकी जीभ तालू से चिपक जाती है। जैसे ही बिस की लाश चीर फाड़ के लिए शहर गई, अखाड़े के ये लठैत गश्त लगाने लगे गांव में। उसके बाद उसके बाद लोगों के मुंह आए भले ही निकलती रही, तो बात नहीं निकली। बिशु के मारने का तरीका चाहे न समझ में आ रहा हो, पर मारने वाले का नाम शायद सबके मन में बहुत साफ था। नाम भी, कारण भी, पर केवल मन में बयान के समय में जबान पर कोई नहीं लाया। बिशु का बाप भी नहीं। लेकिन आज दोपहर से ही गांव एक नई चहल पहल से भर गया है। भोंपू लगी जीप गली गली गुहराती फिर रही है। आज शाम 6 बजे हरिजन भाइयों के हमदर्द दोस्त श्री सुकुल बाबू आप लोगों से बातचीत करने आएंगे। विशेषर की मौत सरासर जुल्म है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए और सुकुल बाबू की आवाज में आवाज मिलाकर आइए और सुकुल बाबू की आवाज में आवाज मिलाकर बिशु की मौत का जवाब तलब कीजिए। शाम 6 बजे। लग रहा था जैसे बिशु हीरा का बेटा ने सुकुल बाबू का अपना बेटा है और उसकी मौत का दुख उनका अपना दुख है। इसे बांटने के लिए गांव वालों से याचना कर रहे हैं। 4 बजे तक गांव एक अच्छे खासे आयोजन के लिए तैयार हो गया। मैदान में 2 तखत जोड़कर मंच बना दिया गया। मंच पर गद्दा बिछ गया, गांव तकिया लग गए। बस उस पर विराजने के लिए सुकुल बाबू की काया की प्रतीक्षा है। कोई 100-150 नए चेहरे भी गांव में उतर आए हैं। जोरावर की ओर से कोई गड़बड़ी हो तो बचाव करेंगे, नहीं तो मजमे में संख्या ही बढ़ाएंगे। कल के अखबारों में यह तो छप सकेगा कि सुकुल बाबू का भाषण सुनने के लिए जनता उमड़ पड़ी। आज कुर्सी पर नहीं है तो इसमें क्या कोई मामूली हस्ती तो नहीं। सुकुल बाबू। गांव की मायूसी से मुरझाए बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं। उन्हें मेले जैसा मजा आ गया। पहले जीप के पीछे पीछे दौड़ते रहे, अब कागज के भोंपू बनाकर खुद चिल्लाते फिर रहे हैं। यह मौका गमी की वजह से आया है या खुशी की वजह से, उन्हें कोई मतलब नहीं। उनके लिए तो एक सगल हो गया है। ठीक 6 बजे शुक्ल बाबू की एम्बेसडर गांव में प्रवेश कर गई। समय के पाबंद है शुक्ल बाबू,
2 गाड़ियां और भी आई हैं और 3 जीप। सब लोग धड़ाधड़ उतरे। पार्टी की ओर से स्वागत करने के लिए पहले से ही तैयार हैं कुछ लोग, पर स्वागत सूखे अभिवादनों से ही हुआ है, मालाबाजी एकदम नहीं। मौका गम का जो है, इन छोटी-छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ा है। सब लोग मंच पर चढ़े। शुक्ल बाबू की चाल विशेष रूप से धीमी है। कुछ तो उनके शरीर का भारीपन आड़े आता है, कुछ आज का या मातमी मौका। ऊपर चढ़कर अभिवादन की मुद्रा में उन्होंने हाथ जोड़े। नजरों ने संख्या का अनुमान लगाते हुए भीड़ के विस्तार को अपने में समेटा। मजमा ठीक ही जुड़ गया का भाव चेहरे पर संतोष की हल्की सी परत पोत गया। बस सारा आयोजन शांति से हो जाए और उनके बाद लोगों तक पहुंच जाए। इस घटना से लोगों को दिमाग जरूर उस जमीन जैसे हो रहे होंगे जो वर्षा के स्पर्श मात्र से फूट पड़ने को तैयार रहती है। आज वे ऐसी वर्षा करके जाएंगे कि फसल उनके हिस्से ही पड़े। मन ही मन उंगली भी पड़े नीलम को नमस्कार किया और मत चूक चौहान के भाव से माइक संभाल लिया। बोलते अच्छा है शुक्ल बाबू, विरोधी को काटने में माहिर। गला साफ करके आवाज को साध कर उन्होंने बोलना शुरू किया। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आपके दुख में शामिल होने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। दुख तो आप लोगों पर इससे पहले भी पड़ा था और इससे कहीं अधिक बड़ा दुख था। वाह, दुख शब्द तो बड़ा हल्का है और है उसके लिए। सरेआम इतना जुल्म, ऐसा अमानुषिक अत्याचार सुना था तो तिलमिला गया था भीतर ही भीतर, और आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई। क्षण एक विराम। क्या दोष था इन हरिजनों का? यही ना कि सरकारी रेट पर मजदूरी मांग रहे थे। गुनाह था या? पर शायद था। तभी तो जिंदा जला दिए गए, और जिन्होंने चलाया उन पर उंगली उठाने वाला तक नहीं। बेचारे बिशु ने उंगली उठाने की कोशिश की तो हमेशा के लिए चुप कर दिया गया उसे। अब होगी किसी की हिम्मत जो चूं भी कर सके? हो ही नहीं सकता। पुलिस गवाही लेने आई, तब भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सच बात कह दे। जानते हैं, सच बोलने ही गला दबा दिया जाएगा, और जहां सच का ही गला दबता हो वहां न्याय की उम्मीद की जा सकती है। भूल जाइए कि आपको कभी न्याय मिलेगा। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए शुक्ल बाबू ने मजमे की ओर देखा, पर मजमा चुप बैठा था, सूने सपाट चेहरे लिए। शुक्ल बाबू ने बात आगे बढ़ाई। बयान लेने का नाटक तो हो ही गया, और इस बार बहुत मुस्तैदी से भी हुआ। अब मामला गहरी छानबीन के लिए ऊंचे अफसरों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, जो कभी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे ही नहीं। कम से कम चुनाव तक तो नहीं पहुंचेंगे। आप लोग मरे या जिए, इन्हें तो चुनाव जीतना है हर हालात में। और चुनाव जीतने के लिए गांवों के धनी किसानों के वोट भी चाहिए, और पैसा भी। इसलिए अभी उनकी हर ज्यादती पर, हर अन्याय पर पर्दा डाला जाएगा, उन्हें बचाया जाएगा। इसलिए अच्छी तरह जान लीजिए कि इस हत्या के लिए कुछ नहीं होने जा रहा है। कौन करेगा? पंचायत इसकी, पुलिस इनकी, और अब तो विश्वास हो गया होगा आपको कि सरकार भी इन्हीं की है। तब कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? आपको न्याय दिलाने के लिए, आपके हक दिलाने के लिए कौन आएगा? शुक्ल बाबू ने तैस में लिपटा हुआ प्रश्न मजमे के बीच उछाल दिया, इस उम्मीद से कि भारी प्रतिक्रिया होगी उनकी बात की, या कि उनके नाम के नारे भी लगे जाएंगे। पर वैसा कुछ हुआ ही नहीं। बस एक कोने में बड़ी रियायती की आवाज आई। का बताई हमार दुख मुल्ला कोई नहीं जानता। कि तभी बगल में खड़े आदमी ने हाथ की लाठी को जमीन पर ठोका तो रियाती आवाज में डूब गया। तब शुक्ल बाबू ने आवाज को और ऊंचा चढ़ाकर चेतावनी देते हुए कहा, गांठ बांध लीजिए कि यह सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने जा रही। इसे लगाव आपसे नहीं, अपनी कुर्सियों से है, और कुर्सियों की तगाजा यही है कि आप ही ऐसी बातों को गोल मोल करके ही छोड़ दो। कुर्सी और इंसानियत में बैर है। इंसानियत की खाद पर कुर्सी के पाए अच्छी तरह जमते हैं।
मजमे में एक सिरे पर जहाँ नए-नए चेहरे वाले लोग बैठे हैं, तालियाँ बजने लगी। शांत रहिए, शांत रहिए। उस जरा से शोर के लिए शुक्ल बाबू ने ऐसा कहा, जैसे भारी शोर मचा रहा हो। फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, चुनाव जीतने के लिए सारा जोर लगा दिया है सरकार ने, पर मैं पूछता हूँ कि क्यों? मैं तो हारा हुआ आदमी हूँ, मुझसे भला कैसे डर? अरे जनता ने भरोसा करके आपको कुर्सी पर बिठाया और कुर्सी पर बैठकर आपने जो कुछ किया, जनता के हित में ही किया होगा। फिर डर काहे का? काहे सफ़ेद का काला और काले को सफ़ेद करने लगे हो? क्षणिक विराम। इस हारे हुए सुकुलवा से डरने की ज़रूरत नहीं, पर भगवान से ज़रूर डरो। इस बेज़ुबान, बेगुनाहों पर इतना ज़ोर-जुलूम मत करो। मजमे में हल्की सी सुरसुराहट होने लगी तो शुक्ल बाबू के चेहरे पर चमक और आवाज में तेजी आ गई। मैं मानता हूँ कि हमसे गलतियां हुई, आपने दिखा दी और हमने मान ली, क्योंकि जनता कभी गलती नहीं करती। इस सरकार ने आपकी सुख शांति उन्नत समृद्धि के लिए बड़े बड़े आश्वासन दिए, हम आश्वस्त हुए, क्योंकि जनता के कल्याण में ही हमारा सुख है। सभा एकदम स्तब्ध। सच मानिए, यदि मुझे लगता कि इस सरकार के हाथों आपका भला होना है, तो आज आप लोग मुझे यहाँ कभी नहीं पाते। इस सत्कार में दास साहब का सहयोगी ना बनकर विरोधी बनूं, इतना नीच नहीं हूँ। पर बातें कुछ और काम कुछ। दिन दिहाड़े के इस जुल्म को चुपचाप बर्दाश्त कर लूं, इतना गया गुजरा नहीं हूँ। क्षणिक विराम। मत सोचिए कि मैं यहाँ आपसे वोट मांगने आया हूँ। एक बार हारने के बाद अब हार जीत का अंतर ही मिट गया मेरे लिए। हाथ में लाठी लिए कोई 25-30 आदमी मजमे में इधर-उधर बिखरे हुए थे। उन्हीं में से एक बोला, तो कौन हकीम बोल रहा है खड़े होने को? शुकुल बाबू सिटफिटाए नहीं, तुरंत ही जवाब पकड़ाया, तैश के साथ तैश के साथ खड़ा हुआ हूँ आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, विशु की मौत का हिसाब पूछने के लिए। बात केवल विश की मौत की नहीं है, यह आप सब लोगों को जिंदा रहने का सवाल है, अपने पूरे हक के साथ जिंदा रहने का। यह मौत कुछ हरिजनों की या एक विशु की नहीं, आपके जिंदा रहने के हक की मौत है। आपका यह हक जरा से स्वार्थ के लिए गांव के धनी किसानों के हाथ बेच दिया गया है, और यही हक मुझे आपको वापस दिलवाना है। जुल्म ने आप लोगों के हौसले तोड़ दिए, इसलिए मैं लगा आपकी यह लड़ाई आखिर दम तक लगा। आप लोग साथ देंगे तो भी, नहीं देंगे तो भी। शुक्ल बाबू जिंदाबाद, हरिजनों के हमदर्द जिंदाबाद। उसी कोने से नारे लगने लगे। बिक्री लोग नारे लगाने के बजाय नारे लगाने वाले को देखते रहे और लट्ठीधारी अपनी अपनी लाठियां जमीन पर ठटकारते रहे। पर मजमे में अब काफी सरगर्मी फैल गई और लोगों के चेहरे पहले की तरह सुने और सपाट नहीं रह गए। शुक्ल बाबू ने आवाज और अदा बदलकर बड़ी नाटकीय मुद्रा में कहा, आप लोग मुझसे नाराज हुए, हक था आपका, पर बदले में मैं भी नाराजगी दिखाता तो गुनाह होता मेरा। कैसे भूल सकता हूँ कि 10 साल तक आप लोगों का होकर रहा हूँ, आप लोगों के लिए रहा हूँ। हक है आप लोगों का मुझ पर, और अब अब हक अदायगी का अवसर आया है, तो यह शुक्लवा चूकेगा नहीं। चूके तो जूते मारिएगा उसके मुंह पर। मुझे 10 साहब के न्याय मांगना है, बातें और आश्वासन नहीं। 9-9 आदमियों को मारने वाला मुजरिम चाहिए, बिशु को मारने वाला हत्यारा चाहिए। तभी एक कोने में कुछ गोलमाल होने लगा। बात कुछ ठीक में समझ नहीं आई, उससे पहले ही दूसरे कोने से फिर नारे लगने लगे, और धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शुक्ल बाबू जिंदाबाद। और तय हुआ कि अगले सप्ताह ही कोई दिन तय करके एक जुलूस दा साहब के यहाँ जाएगा, जिसका नेतृत्व शुक्ल बाबू करेंगे। मजमा उखड़ने तक लोगों में काफी उत्तेजना आ गई थी और शुक्ल बाबू को लगा
कि उनका तालमेल लोगों के साथ बैठ गया। बड़े संतुष्ट हुए गदगद से सुकुल बाबू गाड़ी में बैठे। उनके सहयोगी बिहारी भाई ने कहा, आखिर आपने रंग जमा ही दिया सुकुल बाबू। सुकुल बाबू का मन फिर आंकड़ों में उलझ गया। जोरावर वाले दल के वोट तो गए, करीब 45% वोट हैं जोरावर के, एकदम बंधे बधाए, एक नहीं फूटने का उनमें से। अब बचे हुए सारे वोट अपने पक्ष में करने पड़ेंगे, तब बात बनेगी। पर इन नीची जात वालों को कुछ भरोसा नहीं, घेर घार कर लाने पर भी कुछ तो वोट देने आएंगे ही नहीं, और जो आएंगे उनका कब रुख बदल जाए और वे फूट लें, कुछ ठीक नहीं ससुरों का। अब सारे हरिजन और विशु की जात वाले एकजुट होकर शुक्ल बाबू के साथ नहीं आए तो बहुत महंगा पड़ जाएगा यह भाषण। और सुगुल बाबू को लगने लगा गांव वालों की ओर से जैसे प्रतिक्रिया होनी चाहिए वैसे हुई नहीं। उनकी पार्टी के लोग ही थे जो थोड़ी गर्माहट फैलाए हुए थे, बाकी लोग तो दबे सहमे से ही बैठे रहे। लाठियां लिए 10-20 लोग जो दिखाई दे रहे थे, जरूर जोरावर के आदमी रहे होंगे। उन्होंने अपनी ओर से कोई गड़बड़ नहीं की, पर माहौल को गर्म भी नहीं होने दिया। इससे तो साले कुछ कर देते, इससे तो साले कुछ कर देते। खलबली में मस्ती और मजमे का रुख अपने आप उनकी तरफ हो जाता। लगता है आतंक तगड़ा है जोरावर का, वरना अपने हित की बात पर भी ऐसे बेजान से होकर बैठे रहे। इतने बॉडम तो अब नहीं रहे गांव वाले, बल्कि कहना चाहिए साहरियों के भी कान काटने वाले चतुराई आ रही है उनसे आज के। पिछले साल इन्हीं ने कान काट कर रख दिए थे उनके, उनकी अपनी हथेली पर। एकाएक कुछ ख्याल आया सुकुल बाबू को, ड्राइवर से बोले, गाड़ी वापस घुमाओ। गाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने पूछा, किधर चले? विशु के घर तो गए ही नहीं, उसका बाप तो सभा में ही नहीं आया होगा शायद, और आया भी हो तो घर जाकर मिलने और दिलासा देने का और ही असर होता है। गांव वाले तो इन छोटी छोटी बातों पर बिक जाते हैं बेचारे। गाड़ी वापस आई देखकर बिखरे मजमे के लोग, कुछ लोग फिर सुकुल बाबू के इर्द गिर्द जमा हो गए। दो लठैत भी मजमे के साथ आ खड़े हुए, वैसे चुपचाप, पर उनके तेवर पर एक प्रश्न बहुत साफ सिखा हुआ था। घंटे भर बकवास कर ली, अब और क्या बाकी रह गया है जो फिर पलट आए। लेकिन जब सुकुल बाबू की मंशा मालूम हुई तो दल का दल सुकुल बाबू के साथ चल पड़ा। गाड़ी जाने का सवाल ही नहीं था। उस रास्ते पर 100 पद यात्रा करनी पड़ी। जुलूस के रूप में सब हीरा के घर पहुंचे, पर बेकार हो गया जाना। घर में केवल 2 बच्चे ही मिले। पूछने पर बोले, दद्दा और माँ शहर गए हैं, दोपहर से ही, रात में लौटेंगे। शहर किसके साथ क्यों? एकाएक ढेर सारी शंकाएं उभरी आई शकुल बाबू के ने। कहीं दा साहब ने ही ना बुलवा लिया हो, वे इधर भाषण ही देते रह गए हों और उधर उन्होंने दूसरी ही घुट्टी पिला दी हो। क्या जाने बिंदा जीजा ले गया हो। कौन बिंदा जीजा? रुकमा जीजा वाला। खैर, पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बिंदेसरी बिस का खास दोस्त है। आदमी पढ़ा लिखा जरूर है, पर वे बेहद बदमिजाज और बदजबान है। सुगुल बाबू थोड़ा ठनकते माथे से ही गाड़ी पर लौटे। बिशु के बाप का घर पर मिलना चाहिए था। वे आखिर बिशु की गमी में ही तो आए थे। कल से ऐलान करवा दिया था, उसके बावजूद कम वक्त शहर चला गया। सुकुल बाबू थोड़ा ठनकते माथे से ही गाड़ी पर लौटे। बिशु के बाप को घर पर मिलना चाहिए था। वे आखिर बिशु की गमी में ही तो आए थे। कल से ऐलान करवा दिया था, उसके बावजूद कम वक्त शहर चला गया। इन देहातियों का कोई भरोसा नहीं, किस करवट बैठे। आज उसे सुकुल बाबू की बातें सुननी चाहिए थी। बातें ना भी सुनता तो कम से कम उन्हें अपने घर आया तो देखता। खैर, गांव वाले ने तो देखा ही है, कैसे इतनी दूर पैदल चल कर वे गए। गांव वालों पर तो जरूर इसका असर हुआ होगा। लेकिन खा पी कर लेटे तो दिमाग के एक कोने में टंगा हुआ यह प्रश्न फिर कुरदने लगा, विशु के माँ बाप शहर क्यों गए? वह भी खास उस दिन जब उनका भाषण था। जरूर दा साहब ने ही
कोई चाल चली होगी। इस बार दा साहब की हर चाल की जवाबी चाल उन्हें चलनी है, और वह भी सवाई चाल। यह मौका गया तो फिर 4 साल तक कोई उम्मीद नहीं, और 4 साल आज तो सब तरफ जैसे हालात हो गए हैं, उसमें 4 दिन का भरोसा नहीं। उंगली आंखों के सामने लाकर सुकुल बाबू मुक्त भाव से नीलम को देखते रहे। बस अब तेरा ही भरोसा है, तू ही पार लगाना। फिर उठे और सीधे बैठकर जोर जोर से एक मंत्र का जाप करने लगे। नींद अच्छी आती है इस जाप से। जिस समय गांव में पूरे जोश खरोश के साथ सुकुल बाबू अपना भाषण दे रहे थे, दस साहब सचिवालय से लौटकर घर में अपना ऑफिस खोले बैठे थे। नियम है उनका, 7 से 9 बजे तक वे जरूर अपने घरेलू ऑफिस में कमरे में बैठते हैं। काबिले गौर फाइलों को यही देखते हैं, फाइलें निपटाने की अपनी मुस्तैदी के लिए बड़ा यश है दा साहब का। उनका विश्वास है कि काम वही अच्छा जो अपने हाथों से हो और अपनी नज़रों के नीचे हो। दफ्तरों और अलग अलग महकमों में फैली काफिली और गैर जिम्मेदारी पर मन बड़ा क्षुब्ध रहता है दा साहब का, और चाहते हैं कि केवल उपदेश न देकर वरन अपना उदाहरण सामने रखकर नसीहत दे लोगों को। बापू यूं ही इतने देश को अपने साथ त्याग के रास्ते पर चलाकर नहीं ले गए थे, पहले खुद चले थे उस रास्ते पर। आस्था से कहीं कहीं बात और आस्था में किया काम दूसरों तक न पहुँचे, यही हो ही नहीं सकता, यह हो ही नहीं सकता। नहीं पहुँचता है तो समझो कहीं तुम्हारी अपनी आस्था में कमी है। बापू की हर बात, हर आदर्श को गांठ बांध कर रखा है दा साहब ने। तभी चपरासी ने आकर सूचना दी, दत्ता बाबू आए हैं मसाल वाले, और बड़े अदब से दत्ता बाबू का कार्ड पेश कर दिया। कुछ क्षणों के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई दा साहब के चेहरे पर। लगा जैसा चेहरा तो ऊपर उठा लिया है, पर दिमाग कहीं फाइलों में ही अटका पड़ा। चपरासी हुक्म की प्रतीक्षा में बुत बना खड़ा रहा। कुछ सोच पर पड़े हुदा साहब समानता वे इस समय विशेष प्रकार के लोगों से ही मिलते हैं, पर दा साहब ने ही तो बुलवाया था दत्ता बाबू को। ठीक है, ले आओ अंदर। सोच में से उबरे तो आदेश दिया, फिर एकाएक जैसे कुछ याद आया हो बोले, और सुनो, रत्ती से कहना कि 5-7 मिनट में डीआईजी से फोन पर बात करवा देगा। चपरासी बाहर निकला, दा साहब ने फाइल बंद करके एक और सरका दी। फाइल मेज पर से ही नहीं सरकी, दिमाग और चेहरे पर से भी सरक गई। उसूल है दा साहब का कि जिससे भी मिले पूरी तरह से मिलो, या नहीं कि दिमाग तो कहीं और अटका है और आने वाले का हाँ हूँ करके टरका रहे हैं। नहीं समय है तो साफ मना कर दो। साफ गोई में विश्वास रखते हैं और दूसरों से ही उसकी अपेक्षा करते हैं। दत्ता बाबू घुसे तो एक ही मुस्कुराहट में उनका स्वागत भी कर दिया और अभिवादन का जवाब भी दे दिया। फिर बड़े हल्के फुल्के ढंग से कहा, आइए दत्ता बापू आइए, पर इस समय कैसे? दत्ता बापू हल्का से सकपका गए। उनका बढ़ता कदम एक क्षण को वहीं थम गया। तब लगा जैसे गलत समय पर आ गए हो। थोड़ा हकलाते हुए बोले, जी वो आपने याद फरमाया था कल लखन बाबू ने। दत्ता बापू की सबकहाट भाप गए दा साहब। उन्हें सहज बनाने के बोले, अरे हाँ भाई हाँ, मैंने ही मिलने के लिए बुलवाया था। आप लोग भले ही भूल जाएं, पर मुझको तो सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबकी ही खैर खबर लेनी पड़ती है। नहीं नहीं, कैसी बात फरमा रहे हो, भला ऐसा कभी आप हुक्म करते शब्द नहीं सूझ रहे दत्ता बाबू को। दा साहब ने उबारा उन्हें। कोई 5-6 महीने हुए इंटरव्यू के लिए समय मांगा था, आपने नहीं दे सका। आपने नहीं दे सका था। समय के अभाव की बात तो अपनी जगह थी ही, पर मैं चाहता ही नहीं था जी। भौचक भाव से दत्ता बाबू चेहरा देखने लगे। दा साहब, योजनाएं हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मेरे शासनकाल में ये होगा वो होगा, यही सब, पर यह गागेगी वाली भाषा मुझसे बोली नहीं जाती। अरे भाई, पहले कुछ कर दो फिर उस बात करो जी। वो बात ऐसी है कि आना तो अब क्या बताऊं। मैं उलाहना नहीं दे रहा, जानता हूँ काम बढ़ गया है आप लोग। अब बीच में तो यह स्थिति थी कि बनी बनाई खबर आ गई
ऊपर से और छाप दी, आप लोगों के लिए तो कुछ काम ही नहीं रह गया था। फिर जरा ठहर कर बोलो, प्रजातंत्र के में अखबार पर पाबंद हो अशोभनीय स्थिति लगती है यह। हेलो दोस्तों, यह वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। अब आगे आगे की यह क्लास हम आगे लेंगे। यह रिवीजन क्लास है, ऑडियो बुक की तरह रिवीजन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।